अंडर स्ट्रांग बट रेयर शेकिंग का मतलब है कि ऐसा अर्थक्वेक जो काफी जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, तो इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे कि द मेन मेंबर में सस्टेन सीवर डैमेजेस। ठीक है, तो जो कह रहा है कि जो मेन मेंबर है वो सस्टेन करेंगे सीवर डैमेजेस को। मैं इसको थोड़ा सा रेड लाइन से दिखा रहा हूँ। में सस्टेन सीवर डैमेजेस, तो जो हमारे मेन मेंबर हैं, जैसे बीम और कॉलम जो होता है किसी भी बिल्डिंग में, तो मेन मेंबर होता है, तो वो क्या करेंगे कि जो सबसे ज्यादा जो जब इंटेंसिटी ज्यादा है तो जो जो डैमेज होने की पॉसिबिलिटीज है वह इसको रोकने में की कोशिश करेंगे। मतलब हमको ऐसा डिजाइन करना है कि बीम और कॉलम जो है वह ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक को मतलब कैरी कर सके, मतलब लोड ले सके। तो अभी आप जैसे पुराना जो आईएस कोड था सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें हम लोग ये पढ़ते थे कि जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे जो जो बिना बीम कॉलम के बनते थे, सिर्फ क्या होता था सिंपली जो है दीवार जोड़ करके हम लोग बनाते थे। तो उसमें ये करते थे क्या कि इसमें अलाउ था कि 3 स्टोरी तक बिल्डिंग हम बना देते थे, 3 स्टोरी तक बिना बिल्डिंग पर बीम और कॉलम के हेल्प के, ना बीम देंगे ना कॉलम देंगे, और हम सिंपली स्ट्रक्चर बना देंगे, वो 3 स्टोरी तक जाएगा और लोड को कैरी करेगा कोई बिना किसी कोई दिक्कत के। ठीक है, लेकिन अब जो है वो पैटर्न नहीं चल रहा है। अब जो है सब लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर से क्या है कि अर्थक्वेक को वो स्ट्रक्चर जो है बेहतर वे में कैरी कर पाता है एज कम्पेयर टू द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। ये काफी बदलाव आ गया है। अब देखिए, आफ्टर माइनर शेकिंग द बिल्डिंग विल बी फुली ऑपरेशनल विद इन ए शॉर्ट टाइम। तो जब माइनर अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग विल बी फुली ऑपरेशनल, मतलब वो पूरे वर्किंग कंडीशन में रहेगी बिल्डिंग विद इन ए शॉर्ट टाइम। मतलब जैसे अगर हमको थोड़ा मोड़ा रिपेयरिंग कर दें हल्का फुल्का, तो वह बिल्डिंग फिर से ऑपरेशन में आ जाएगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड द रिपेयर कॉस्ट विल बी स्मॉल। कह रहा रिपेयर कॉस्ट जो आएगा वो भी बहुत कम आएगा माइनर चेकिंग की कंडीशन में। ये पॉइंट देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है एंड आफ्टर मॉडरेट चेकिंग द बिल्डिंग विल बी ऑपरेशनल वंस द रिपेयर एंड द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डैमेज मेन मेंबर इज कंप्लीटेड। फिर कह रहा है अगर मॉडरेट चेकिंग की बात कर रहा है तो मॉडरेट चेकिंग में क्या हो रहा है कि बिल्डिंग ऑपरेशनल में तो आएगी, ठीक है, लेकिन कब आएगी कि जब वंस द रिपेयर एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डैमेज मेन मेंबर इज कंप्लीटेड। जब हम क्या करेंगे, जो मेन मेंबर है उसको इसको स्ट्रेंथ देने का काम कंप्लीट कर लेंगे। जो मेन मेंबर यानी कि जो बीम और कॉलम है उसमें कुछ ना कुछ डैमेज होगा और हम उस डैमेज को रिपेयर करेंगे, तभी वो बिल्डिंग ऑपरेशनल में आ पाएगी। कब? जब मॉडरेट शेकिंग हो रहा है तब, ठीक है। बट आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आएगा तो द बिल्डिंग में बिकम्स डी फंक्शनल। बिल्डिंग क्या हो जाएगी? डी फंक्शनल हो जाएगी, यानी कि वो बिल्डिंग ऑपरेशनल में नहीं रहेगी, ठीक है, फॉर फर्दर यूज। किसी दूसरे काम में हम उसको अब यूज नहीं कर सकते हैं, बट विल स्टैंड सो दैट पीपल कैन बी इवैक्यूएट एंड प्रॉपरली रिकवर्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जैसे कि जो डैमेजेस हो रहे हैं वो पीपल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डैमेज नहीं हो रहा है, बिल्डिंग गिरेगी जो भी होगा, लेकिन कभी भी जो है ह्यूमन लाइफ को जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में। इस प्रकार से हमको बिल्डिंग को डिजाइन करना है, ठीक है। अब देखिए the concept of damage have to be kept in view in the design philosophy. For example, important building like hospital and fire station play a critical role in post-earthquake activities and must remain functional immediately after the earthquake. These structures must sustain very little damage and should be designed for a higher level of earthquake protection. तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो भी हमारी इस प्रकार की बिल्डिंग है, जैसे हॉस्पिटल है और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग का कहने का मतलब हो गया जो पब्लिक बिल्डिंग होती है। पब्लिक बिल्डिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे दूसरे लोगों का भी मूवमेंट होता है। जैसे एक ही घर के लोग नहीं अलाउ होते हैं, बहुत से घर के लोगों को आना जाना होता है। दैट्स लाइक पब्लिक बिल्डिंग। जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो वहाँ पे जैसे काफी डेंस पॉपुलेशन होती है,
तो ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है, एट ए टाइम 50 लोग 100 लोग मूव कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार की बिल्डिंग्स में क्या होता है कि जब हम डिजाइन करते हैं इस प्रकार की बिल्डिंग को, तो हम लोग सेफ्टी का फैक्टर ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी कि जो बीम कॉलम की जो स्ट्रेंथ है उसको ज़्यादा मजबूत रखते हैं। ठीक है, क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इन बिल्डिंग्स में क्या है कि ह्यूमंस लाइफ का जो फैक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। These structure must sustain very little damage and should be designed for a higher level of earthquake. तो इसको जो है हम अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर लेवल पे लेकर जाते हैं, जैसे कि ज़्यादा अर्थक्वेक भी आया तो ये बिल्डिंग जो है लोड को कैरी कर सके। इसी प्रकार आप देखे होंगे जैसे हम लोग घर बनाते हैं 3 तल्ले का या 4 तल्ले का, छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अपने कॉलेज की बिल्डिंग को आप ले सकते हैं। कि जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं तो सिर्फ जहाँ पे कॉलम आता है वहीं पर हम लोग फुटिंग डालते हैं, ठीक है ना, मतलब पूरा रैफ्ट फुटिंग नहीं डालते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। लेकिन वही स्कूल की बिल्डिंग आप देख, अभी जाकर क्या आप देखेंगे, अभी जो बगल वाली बिल्डिंग बन रही है तो गड्ढा खोद करके पूरे एरिया पे, थ्रू आउट पूरे एरिया, जितना बड़ा एरिया है पूरे एरिया पे रेनफोर्समेंट हो रहा है। तो उसका रीजन यही है कि पूरी बिल्डिंग को हम स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा सेफ्टी जोन में लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये फर्क है स्कूल बिल्डिंग्स में और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। देखिए अब जैसे कह रहा है कि कोलैप्स ऑफ डैम ड्यूरिंग अर्थक्वेक कैन कॉजेस फ्लडिंग इन द डाउनस्ट्रीम रीचेस व्हिच इटसेल्फ कैन बी सेकेंडरी डिजास्टर। ये बात मैं कल भी अभी कह रहा था कि जैसे डैम है, अर्थक्वेक आया तो अगर सपोज दैट अर्थक्वेक की वजह से डैम फेल हो गया, आज हिंदुस्तान में 100 साल पुराने डैम बने हुए हैं, ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारे डैम देख सकते हैं, जैसे जिसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था लगभग, ठीक है, आप अंदाजा लगाइए कितना पुराना डैम होगा। और अगर इस प्रकार के डैम जो हैं किसी भी वजह से फेल कर जाते हैं तो सोचो, एक डिजास्टर तो आया तुम्हारा अर्थक्वेक की वजह से और दूसरा डिजास्टर आ जाएगा डैम के टूटने से, तो 2 प्रकार के डिजास्टर एक साथ आ जाएंगे। तो वही बात यहाँ कह रहा है कि इस तरह की जो भी हमारा ये पूरा सेंटेंस का मतलब यही है कि जो भी हमारे मास स्ट्रक्चर हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या फिर आपके डैम हो गए, ठीक है, या हॉस्पिटल बिल्डिंग हो गई, इस प्रकार की जो मास कॉन्क्रीटिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ पे हमको सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा लेकर के चलना पड़ता है बिल्डिंग में। अब एक जब हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो एक सेफ्टी फैक्टर होता है, तो किस सेफ्टी फैक्टर को हम लेके चल रहे हैं, 1, 1.5, 1.2.0 अलग अलग सेफ्टी फैक्टर होता है, वो भी हम आपको बताएंगे थोड़े समय बाद। चलिए अब देखिए आगे कह रहा है कि डिजाइन ऑफ बिल्डिंग टू रजिस्ट अर्थक्वेक इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द डैमेज टू एक्सेप्टेबल लेवल एट ए रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, तो कह रहा है डिजाइन ऑफ बिल्डिंग टू रजिस्ट अर्थक्वेक इन्वॉल्व कंट्रोलिंग द डैमेज टू एक्सेप्टेबल लेवल एट ए रीजनेबल कॉस्ट। ओवरऑल यही है कि जो भी हमारा डैमेजेस हो बिल्डिंग के अंदर एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक, उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसको डैमेज को कंट्रोल करने का, वो क्या होना चाहिए कि दैट से एट ए रीजनेबल कॉस्ट पर जो है उसको मैनेज हो जाना चाहिए, ताकि ऐसा ना बहुत ज़्यादा खर्चा आए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट basic to the common thinking that any crack in the building after an earthquake means the building is unsafe for habitations. Engineering designing earthquake resistance building recognize that some damage is unavoidable. Okay, different types of damage mainly visualized through cracks, especially so in concrete and masonry building occur in buildings during earthquake. Some of these cracks are acceptable in terms of both size and location, while others are not. For instance, in a reinforced concrete frame building with masonry pillar wall between column and the column, the crack between vertical column and masonry pillar wall are acceptable, but diagonal crack during through the column are not. ये देखिए, ये बहुत ही कॉमन चीज है कि जैसे कि क्या होता है जब हम लोग कॉलम डिजाइन करते हैं तो कॉलम में कुछ तो माइनर लेवल के क्रैक जनरेट होते हैं, ठीक है, लेकिन डायगोनल क्रैक जो है वह हम लोग अगर आ गया किसी भी कॉलम के अंदर, जैसे यहाँ पे अभी हम आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए,
तो देखिए ये डायगोनल क्रैक बोलते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। तो डायगोनल क्रैक जब आ जाएगा बिल्डिंग के अंदर, तो ये जो है, अब ये कॉलम हमारा इसको हम वर्किंग कंडीशन में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। क्रैक बहुत तरह का जनरेट होता है। अगर हमारा थोड़ा मोड़ा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल क्रैक आएगा, यानी कि वो स्टीरप्स की वजह से जनरेट हो रहा है, आपने स्टीरप्स प्रॉपर नहीं डाले हैं, थोड़ा मोड़ा वो मैनेज हो सकता है। लेकिन जब डायगोनल क्रैक आ गया, तो वो हम जो है इसका इस बिल्डिंग, इस कॉलम को हमको हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पर मैनेजेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस वो अलाउ ही नहीं है अब एज पर डिजाइनिंग। तो कह रहा है इन जनरल क्वालिफाइड टेक्निकल प्रोफेशनल्स आर नॉट knowledgeable of causes and the severity of the damage in earthquake resistant buildings. Earthquake resistant design is therefore concerned about the ensuring that the damage in building during earthquake are of acceptable variety, and also that they occur at right place and in right amount. This approach of earthquake resistant design is much like the use of electrical fuses in houses. ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि इस चीज को बेहतर वे में थोड़ा सा समझाने के लिए उसने एक एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि जैसे कि जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का एग्जांपल लिया है उसने, बहुत अच्छा, मतलब तरह से समझाने का तरीका इनका बहुत सही है। क्या कह रहा है कि जैसे कि किसी भी घर में क्या होता है कि जैसे वायरिंग हो गई, वायरिंग होने के बाद हम क्या करते हैं, एक सिस्टम लगा लेते हैं कि घर में जैसे लोड मतलब बिजली की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ कि लाइट ज्यादा आई तो क्या होता है, फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी वे में जब हम बिल्डिंग डिजाइन करेंगे एज इंजीनियर, तो हम क्या करें कि मानो अगर अर्थक्वेक आया तो ऐसा सिस्टम हो कि जैसे कि कोई मेजर डैमेज ना हो। हमको ऐसा डिजाइन करना है जस्ट लाइक ए फ्यूज उड़े, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि पूरी बिल्डिंग गिर जाए। या जैसे इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा पता चला कि आपका फ्रिज खराब हो गया, टीवी खराब हो गया, सब चीज खराब हो गया, तो ऐसा वायरिंग अगर आप कर रहे हैं तब तो बेकार है। आपको ऐसी वायरिंग करनी है कि सिर्फ आपकी बिल्डिंग का फ्यूज उड़े, ठीक है ना। तो उसी चीज को यहाँ पे कह रहा है वो, कि आपको ऐसा डिजाइन करना है कि जस्ट लाइक जैसे फ्यूज उड़ता है घरों में, उसी तरह की आप उसी अप्रोच में डिजाइन करना। दिस अप्रोच ऑफ earthquake resistant design is much like the use of electrical fuses in house. To protect the entire electrical wiring and appliances in the houses, you sacrifice some small part of the electrical circuit and called fuses. These fuses are easily replaced after the electrical overcurrent. Likewise, मतलब ठीक उसी प्रकार, to save the building from the collapsing, बिल्डिंग को कोलैप्स से बचाने के लिए you need to allow some predetermined part to undergoes the acceptable type and level of damage. तो यानी कि कुछ आपको ऐसा डिजाइन करना है कि जो प्री डिटरमाइंड पार्ट से अंडरगोज द एक्सेप्टेबल टाइप एंड लेवल ऑफ डैमेज, उसमें कुछ डैमेजेस हो जाएं लेकिन वो मेजर डैमेजेस ना हो। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल हैं उस पर अब हम बात करेंगे, कैसे कैसे हम क्या क्या अप्रोच से चलेंगे, तो इस प्रकार एज ए इंजीनियर आप उस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़े मोड़े पॉइंट बताऊंगा। पहले सबसे पहले कोई बिल्डिंग डिजाइन करना है तो सबसे पहले बिल्डिंग के अंदर कॉलम जो है वो आपको मजबूत बनाना है, ठीक है, एज कंपेयर टू बीम। कॉलम कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाइए, ठीक है। अब कॉलम मजबूत कैसे बनेगा, कॉलम में कभी भी रेनफोर्समेंट जो है किसी भी लोकल कंपनी का मत डालिए, ठीक है। लोकल कंपनी का डालेंगे क्योंकि जब अर्थक्वेक आएगा तो सबसे ज्यादा लोड कॉलम पर आएगा। और कॉलम क्या करेगा, उसमें अगर डक्टिलिटी, देखिए नीचे पॉइंट दिया है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। डक्टिलिटी आएगी कहाँ से, जब आप अच्छी कंपनी के स्टील डालेंगे तो उसका डक्टिलिटी बिहेवियर उसी हिसाब से बिल्डिंग को रजिस्ट कर सकेगा। तो अब दूसरी चीज है, नीचे आता हूँ मैं थोड़ा सा, हाँ। So the task how is to ductility acceptable form of damage and desirable building behavior during earthquake. To do this, let us first understand how different material behave.
तो इसके लिए सब देखिए, बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए आप एक अच्छे इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट मटेरियल बिहेव। जो भी अलग अलग मटेरियल बिल्डिंग में यूज हो रहा है, जैसे सीमेंट, एग्रीगेट है, या फिर ब्रिक्स है, या जो भी मटेरियल है, चाहे वो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नॉन स्ट्रक्चरल, जैसे नॉन टेक्निकल एलिमेंट्स भी यूज करते हैं, जैसे हम बहुत सारे कुछ पीओपी यूज कर रहे हैं, या कुछ फाइबर का इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी के इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, बहुत से सामान यूज किए जाते हैं, जैसे नल नल लगता है, ठीक है ना, प्लम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में इन्वॉल्व होती है। तो इन सभी चीजों का रोल जो है आपको पता होना चाहिए। वही पॉइंट ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि the task how it is to identify acceptable form of damage and desirable building behavior during earthquake. To do this, let us first understand how different material behave. Consider white chalk used to write and blackboard, and steel pin with solid head used to hold sheet of paper together. ठीक है, तो yes, a chalk break easily. On the contrary, a steel pins allow it to be bent back and forth. ठीक है, engineer define the property that allow steel pins to bend back and forth by large amount as ductility. Chalk is a brittle material. तो ये इन्होंने बहुत सिंपल वे में बोला है कि आपको ये किसी भी चीज का जो बिहेवियर है, जैसे चॉक का क्या बिहेवियर है, जैसे मानिए आप एक ड्राइंग बोर्ड कभी यूज किए होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन जो लोग ड्राइंग बोर्ड पर यूज किए होंगे तो पिन भी लगाते हैं उस पर और चॉक से लिखते भी हैं। तो चॉक क्या एक ब्रिटल मटेरियल होता है, और पिन क्या होती है, एक डक्टाइल बिहेवियर होता है। ठीक है, दैट्स शो डक्टिलिटी पिन जो होती है। तो आपको जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं इन द सेंस ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी का बिहेवियर डक्टाइल है और किस मटेरियल का बिहेवियर जो है ब्रिटल है। अगर आपको ये सब पता होगा तभी आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना, तभी आप अच्छे इंजीनियर बन करके उसको डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं